बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर सेकंड की शुरुआत करते हैं। जी बेटा, चैप्टर सेकंड जो है दिस इज अबाउट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स आ जाएंगी: फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें सबसे पहले जो तज़किरा है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन का है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, अगर आप गौर फरमाइए अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो दिस इज साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन, दिस इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। और केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। कहता है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ये देखिए। दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम एलिमेंट्स डिटेक्ट करते हैं किसी भी शय में। और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम अमाउंट्स या क्वांटिटीज निकालते हैं हर एलिमेंट की, ठीक है, एक कंपाउंड में। मैंने ये क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपको पाउडर फॉर्म में दे दिया जाए तो आप कहते हैं जी इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये आपने जो किया, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और अगर आप कहें कि कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है और ऑक्सीजन 53.33% है, तो ये जो आपने परसेंटेजेस निकाली हैं, दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जी बेटा, इसके बाद आ जाते हैं जी कौन कौन से स्टेप्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ये बेटा जी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको ज़रा कर लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहला काम होता है सैम्पलिंग करनी होती है। फिर सैम्पलिंग करने के बाद हमने क्या करना होता है, जो डिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको अलहदा करना होता है। और तीसरा मेजरमेंट करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है रिजल्ट्स की। और चौथा हमने रिजल्ट से कंक्लूजन्स निकालने होते हैं, नताइज अखज़ करने होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये 4 स्टेप्स हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जी बेटा, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है मतलब टेक्निक्स में फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी करते हैं, हमारे घरों में फिल्ट्रेशन होती है। जैसे घर में अम्मी आपकी चाय जब बनाती है तो वो पत्ती को फिल्टर कर देती है। इसी तरह आटा गूंदने से पहले वो जो आटे को एक छाननी में से उतारा जाता है, वो भी बेसिकली फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन से हम करते क्या है, हम उसमें जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है या अनडिजायरेबल पार्टिकल्स हैं उन्हें अलहदा कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया वो कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। तो नेचर ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया, कि कौन सा मीडियम आपने इस्तेमाल करना है, फिल्टर पेपर यूज़ करना है, कोई एस्बेस्टॉस की शीट यूज़ करना है, या ग्लास पोरस ग्लास डिस्क होती है वो यूज़ करना है। ये इसका इन्हिसार होता है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कौन से हैं और सॉल्वेंट कौन सा है। याद रखिए ये दोनों चीज़ें, ये रिएक्शन नहीं करनी चाहिए विद फिल्ट्रेशन मीडिया। ये ना हो फिल्ट्रेशन मीडिया के साथ रिएक्शन कर जाए। इजी वेज ऑफ फिल्ट्रेशन वो दो हैं, कहता है या तो फिल्टर पेपर ले लें या फिल्ट्रेशन क्रूसिबल्स इस्तेमाल कर लें। चलिए हम पहले बात करते हैं फिल्टर पेपर की कि फिल्टर पेपर कैसे करेंगे। फिल्टर पेपर को 2 दफ़ा फोल्ड किया जाता है, ये देखिए जी, फोल्डेड ट्वाइस। ये देखिए अगर आपके पास एक गोल फिल्टर पेपर है, हम पहले उसको बिल्कुल 2 हाफ्स में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जब 2 हाफ में फोल्ड कर लेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल उसकी बन जाएगी फिल्टर पेपर की, ठीक है जी। और
फिर उसको दोबारा सेकंड फोल्ड इस तरह से करनी है कि वो जो है वो आपस में मैच ना करे। ये देखिए, इसको जब आप दूसरी इसकी तय लगाएंगे तो इसको यहाँ से आधा कर देंगे, तो एक साइड बड़ी रखनी है, एक छोटी रखनी है। तो नतीजा क्या होगा, हमारे पास ये कुछ इस तरह की शेप सामने आएगी। ऐसे ये बड़ी साइड होगी और ये वाली जो है ये छोटी साइड होगी। ठीक है, तो हमने इस बड़ी साइड से इसको ओपन करना है। मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये सर्कल था, ये हाफ किया और फिर इस तरह से हाफ किया, फर्दर हाफ इस तरह से किया कि एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए, और बड़ी साइड से हमने इसको खोलना था। वापस आ जाइए। कहता है ओपन फ्रॉम द स्लाइटली लार्जर सेक्शन। कहता है इस तरह से एक ऐसी कोन बनेगी जिसके एक तरफ 3 तहें होंगी और दूसरी तरफ एक तह होगी। जी, वो कोन इस तरह से बनती है, ये गोल, नीचे से ये कोणनुमा, और इस तरह से देखिए यहाँ 3 लेयर्स हैं और इस तरफ एक लेयर होगी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये थोड़ा सा ग्रेटर देन 60 हो जाएगा। और जब हम इसको 60 वाली फनल में रखेंगे तो ये देखिएगा, ये मैं फनल ड्रॉ कर रहा हूँ इसके बाहर, तो ये जो फनल के ऊपर वाले सिरे हैं उससे तो ये मैच करेगा। ये देखिए, यहाँ से भी मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पे गैप अवेलेबल होगा, ये गैप होगा। ठीक है जी। ये देखिए, ये पेपर कोन इसमें लग गई, तो ऊपर से ये इसको ज्वाइन होता है, नीचे से ये हवा में होता है। अब ये कहता है फिल्ट्रेशन इज एडेड बाय जेंटल सक्शन। फिल्ट्रेशन में एक जेंटल सी सक्शन, नीचे से खिंचाव का अमल होता है। ठीक है, जब पेपर टाइटली फिट हो जाता है अपर सर्कमफेरेंस से, यानी ये देखिए जरा गौर फरमाइएगा, मान लीजिए दिस इज योर फनल, और दिस इज योर फिल्टर पेपर। ये आप देख रहे हैं, फिल्टर पेपर ऊपर से तो दीवार के साथ लगा हुआ है, नीचे से हवा में है, और ये इस साइड पे 3 लेयर्स हैं और इस साइड पे एक लेयर है। कहता है जब इस तरह फनल में फिल्टर पेपर लगाया जाता है तो इसमें एक सक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है, और वो सक्शन से फिल्ट्रेशन आसान हो जाती है। दूसरा फिल्टर पेपर है जिसे आप फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं। ये देखिए, ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे वो चीनियों का पंखा नहीं होता हवा देने के लिए, ये बिल्कुल उसी शक्ल में ये मौजूद होता है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कहता है कॉनिकल फनल में एक्सेलरेट किया जा सकता है अगर फ्लूटेड फिल्टर पेपर लगा लें। तो ये फिल्टर पेपर इस तरह से तय लगाया जाता है कि फैन लाइक अरेंजमेंट बनती है विद आल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। देखिए जरा गौर फरमाइए, ये डिप्रेशन, ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन, ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन, ये एलिवेशन, इस तरह से। ठीक है जी। तो फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्टर पेपर कैसे होती है, कहता है मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एंड मदर लीकर। मदर लीकर वो सॉल्वेंट होता है जिसमें प्रेसिपिटेट्स बने हैं। कहता है इसको डाल दिया जाता है, सॉल्वेंट उसमें से गुजर जाता है और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। तो फिल्टर पेपर मुख्तलिफ पोर साइज के अवेलेबल होते हैं, उस पोर साइज को हम नाम देते हैं पोरोसिटी। अब फिल्टर पेपर में से फिल्ट्रेशन कैसे होती है, ये देखिए जरा, ये वो है सॉल्यूशन जिसमें डाला गया है, ये ग्लास रॉड होती है जी, ये ग्लास सर रॉड है। कॉनिकल फ्लूइड पेपर और से ये वो कैसे फिल्ट्रेशन एक्सेलरेट हो जाती है? जी,
जो फ्लूइड फिल्टर पेपर है उससे किस तरह एक्सेलरेट होती है वो फिल्ट्रेशन? अच्छा, अदन वो उसके रीजनिंग ये होती है कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर में सारी की सारी सरफेस अवेलेबल होती है, ठीक है। और जो पिछला फिल्टर पेपर था हमारा, मैं उसकी तरफ वापस चलता हूँ, उसमें ये था, जरा गौर कीजिएगा, इस तरह से कि एक तरफ हमारे पास 3 लेयर्स हो जाती हैं, वो आगे पीछे चढ़ जाती हैं इस तरह से, ठीक है। और एक तरफ एक लेयर होती है, इस वजह से उधर सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है, जरा गौर कीजिए, वो कुछ इस तरह का होता है, उसमें सारे के सारा फिल्टर पेपर आपको मुयसर होता है फॉर फिल्ट्रेशन। ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, ठीक है जी। ये सारी उसकी लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं फॉर फिल्ट्रेशन। यहाँ एक तरफ 3 लेयर्स जो हैं वो छुप जाती हैं। जी बेटा, कहता है पोर साइज का इन्हिसार होता है कि पार्टिकल का साइज कितना है, कितने साइज के पार्टिकल्स हैं, माइक्रोन्स में होता है ये। आमतौर पे जो फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं वो 20 माइक्रोन्स का होता है, और 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁻⁶ मीटर इसका साइज होता है, बहुत छोटा होता है माइक्रोन। कहता है फिल्टर पेपर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन वो 1/4 या आधा प्रेसिपिटेट से जो है वो मुकम्मल तौर पे फिल हो जाए, ये ना हो सारा ही फिल हो जाए। तो फनल भी कहता है इतनी बड़ी जरूर होनी चाहिए कि उसका जो रिम है, ये देखिए जरा, ये आपके पास अगर यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ है इस जगह पे, तो ये यहाँ और यहाँ के दरमियान फासला 1 से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये वो बात कर रहा है। कहता है फॉर द स्मूथ फिल्ट्रेशन द स्टेम ऑफ द फनल, ये बेटा स्टेम है, स्टेम ऑफ द फनल इसे हम कहते हैं। कहता है ये कंटिन्यूअसली फुल ऑफ लिक्विड होना चाहिए। जब आप इसमें लिक्विड डालेंगे तो इसमें लिक्विड ऐसे भरा रहेगा, ठीक है, और ये ड्रॉप वाइज यहाँ नीचे गिरता रहेगा, ठीक है जी। कहते हैं द स्टेम ऑफ द फनल लंबा होना चाहिए, सो दैट इट कैन एक्सटेंड फ्यू सेंटीमीटर डाउन इन द रिसीविंग बीकर, बीकर में कुछ सेंटीमीटर नीचे तक वो जाना चाहिए। द टिप ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, उसको बीकर के साथ जोड़ दें। द फिल्ट्रेट विल रन थ्रू द साइड ऑफ द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग, इस तरह छींटे नहीं उड़ेंगे। और ये देखिए जरा, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये गूज क्रूसिबल, ये इस तरह, ये देखिए, ये नीचे गूज क्रूसिबल है, ये चीनी का बना होता है, और इसके पेंदे में ये देख रहे हैं आप, सुराख है यहाँ पे इसके बॉटम में, ठीक है जी। तो इस गूज क्रूसिबल को, इस रबड़ की एक फिटिंग होती है, इसके ऊपर इसको ऐसे फिट कर दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से इसको वैक्यूम पंप से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वैक्यूम पंप जब यहाँ से एयर बाहर खींचेगा तो इसमें मौजूद जो मटेरियल है वो बड़ी तेजी से फिल्टर होगा, और यहाँ नीचे ये जो है जो मदर लीकर है वो यहाँ नीचे जल्दी जल्दी जो है वो आ जाएगा, और जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो प्रेसिपिटेट्स इसके अंदर यहाँ मतलब इसके अंदर यहाँ पे जमा हो जाएंगे। कहता है पोर्सलेन का बना होता है, पोर्सलेन जिसे आप चीनी भी कहते हैं, ठीक है जी। परफोरेटेड बॉटम है, आप देख रहे हैं इसके बॉटम में बारीक बारीक सुराख है, विच इज कवर्ड विद द फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज, वो मुनासिब साइज में फिल्टर पेपर काट के वहाँ ऊपर रख देते हैं, ठीक है, जिससे वो आसानी से जो है वो कवर हो जाते हैं सुराख, और ताकि पार्टिकल्स उन सुराखों में से डायरेक्टली नीचे ना गुजर जाए। फिल्ट्रेशन क्रूसिबल इज प्लेस्ड ऑन ए फिल्ट्रेशन फ्लास्क, ये जो फ्लास्क है इसका नाम होता है फिल्ट्रेशन फ्लास्क। अटैच विद द वैक्यूम पंप, आप ये देखिए, मैंने कहा यहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगाया जाता है
फॉर क्विक फिल्ट्रेशन, ताकि फिल्ट्रेशन जल्दी हो। कहता है यूजफुल फॉर मटेरियल्स नीडेड टू बी इग्नाइटेड एट हाई टेम्परेचर। कहते हैं ये बड़ा जो ऑपरेटर्स है ये ऐसे चीज़ों को फिल्टर करने के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें आपने हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट करना हो, जलाना हो। मटेरियल्स इन्वॉल्व अगर रिएक्ट कर जाए विद द सेलुलोज तो फिर सेलुलोज की बजाय फिर हम एस्बेस्टॉस का मैट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इन सुराखों को कवर करने के लिए। ठीक है जी। तो एक और भी होता है जी, आखिरी वाला सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, शीशे का बना हुआ होता है। मैं अगली डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। तो इसमें शीशे की एक डिस्क होती है जो कि बॉटम में फिट हुई होती है। इसके बॉटम में तो यहाँ पे सुराख थे ना, तो उसमें सुराख नहीं होते, उसमें बेटा वो नीचे एक डिस्क जो है शीशे की वो फिट हुई होती है। ठीक है जी। मेरा ख्याल है उसकी डायग्राम यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो है वो सेलुलोज के फाइबर्स वगैरह उसको इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड नहीं होते। ठीक है। उसमें होता क्या है सिर्फ समझ लें कि ये जो नीचे सुराख है ये सुराख नहीं होते, इन नीचे वाले बॉटम की जगह सारे यहाँ पे एक पोरस सुराखदार ग्लास डिस्क होती है। ठीक है जी। वो यहाँ पे फिट हुई हुई होती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। जी, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस कि जब आप हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करें, ठीक है, तो जो फालतू सॉलिड होता है उसमें डिसॉल्व हुआ हुआ वो सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये काम आप घर में भी कर सकते हैं। आप चीनी का शीरा बनाएं, उस शीरे को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें तो आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारी चीनी नीचे निकल जाएगी। ठीक है। और वो चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब अगला सवाल है कि क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? कहता है जब भी कोई केमिकल कंपाउंड तैयार किया जाता है तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है या अनरिएक्टेड रिएक्टेंट मौजूद हो सकता है या कोई गैर ज़रूरी चीज़ हो सकती है। तो उसको उनसे अलहदा करने के लिए उसे क्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी प्योरिफिकेशन करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भाई सीधी सी बात है, सोल्यूट गर्म पानी में ज़्यादा हल होता है और ठंडे पानी में लोअर टेम्परेचर पे वो कम हल होता है। और नतीजा क्या होता है, जब भी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है वो इनसॉल्युबल हो जाता है और वो अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और यही अमल है जिसे आप क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग से पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। नीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। तो चॉइस ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट कैसे करते हैं? हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए, ये बुनियादी शर्त है सॉल्वेंट के लिए कि उसके अंदर सोल्यूट हाई टेम्परेचर पे मोर सोलुबल और लो टेम्परेचर पे लेस सोलुबल होना चाहिए। एन आइडियल सॉल्वेंट के ये फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स क्या हैं ये अगली हम स्लाइड पे देखते हैं। It should dissolve large amount of solvent, a solute at higher temperature, higher temperature पे ज्यादा, और small amount at lower temperature। दूसरी बात, ये सोल्यूट के साथ रिएक्शन ना करे। तीसरी बात, इम्प्योरिटीज या तो इनसॉल्युबल हो जाएं और अगर सॉल्युबल हो जाएं तो जब क्रिस्टलाइजेशन हो तो ये इम्प्योरिटीज के क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए।
ऑन कूलिंग बड़े वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स बनने चाहिए, और ये सस्ता होना चाहिए, और आखिरी बात कि इजीली रिमूवेबल हो जाए, क्रिस्टल से आसानी से ये अलहदा हो जाए। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कॉमनली यूज सॉल्वेंट हैं। दे आर वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर। ये भी एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आने ही शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है अगर कोई भी सॉल्वेंट सूटेबल ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं किनका, 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट्स। ठीक है जी। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट होते हैं उनको कैसे टैकल करते हैं। इनफ्लेमेबल जो आग पकड़ लेते हैं, तो याद रखिए उन्हें कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं करते जिन्हें आग लग जाती है। ठीक है जी। उन्हें हम हमेशा हीट करते हैं ऑन वाटर बाथ, ताकि आग से जो है वो बचा जा सके। ठीक है जी। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम इसकी अगले जो सेक्शंस हैं कि किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन की जाती है वो हम इंशाल्लाह कल से देखेंगे। अटेंडेंस अपनी बेटे सारे बच्चे दे दें। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया अटेंडेंस वाला? आ गई सबकी? जी अदन, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, अपने आप को अनम्यूट सर कीजिए। अटेंडेंस में कह रहा था, सर मेरी अटेंडेंस नहीं हेलो। थी, वो मैं कह रहा था।